हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास पॉलिटी की क्लास, आज हम चार्टर एक्ट को ख़त्म करेंगे और चार्टर एक्ट 1853 ये लास्ट चार्टर होगा, अंतिम चार्टर। और ये चार्टर जब अंतिम चार्टर के रूप में आता है फ्रेंड्स, तो इसके बाद इसकी सीमा की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। या आप कह लीजिए यहाँ पर कुछ नाम ही नहीं लिया गया कि और भी चार्टर कोई भेजा जाए कि ना भेजा जाए, ये सब बातें नहीं हुई। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अंतिम चार्टर के रूप में चार्टर एक्ट 1853, अंतिम चार्टर 1853। जैसा कि आप जानते हैं, जो 1773 में जो कंपनी आई थी वह केवल 20 वर्ष के लिए आई थी। क्लियर? 20 वर्षों के लिए कंपनी आई। और आप ये कह सकते हैं, जो रेगुलेटिव एक्ट के तहत कंपनी आई थी वह 20 वर्षों के लिए आई। और 20 यानी 1773 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1793। 93 यह याद रखिएगा पहला चार्टर एक्ट होगा। क्लियर? पहला चार्टर एक्ट, क्योंकि ये तो नियम बन के आया था ना, तो 20 साल की बढ़ा दी गई, तो ये पहला चार्टर एक्ट उस समय आया। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसी समय अगर आपसे कब पूछा जाए यानी कितने चार्टर एक्ट आए, तो 4 चार्टर एक्ट आए और चारों चार्टर एक्ट में किसका नवीनीकरण किया गया, तो फ्रेंड्स याद रखना 1793 चार्टर एक्ट को, इसी चार्टर एक्ट को नवीनीकरण किया गया था। नवीनीकरण किया गया था। वह कौन सा एक्ट था? 1793। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब 1793 के चार्टर एक्ट के बाद क्या हुआ? इसमें अगर आप 20 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 1813। इसका मतलब ये प्रथम है, ये प्रथम हुआ, प्रथम चार्टर एक्ट। और ये कौन सा होगा? द्वितीय चार्टर एक्ट। क्लियर? ये द्वितीय चार्टर एक्ट। और इसमें फिर जोड़ेंगे यानी रेनुअल हो रहा है बराबर, तो 1833 का चार्टर एक्ट, तो ये तृतीय चार्टर एक्ट। क्लियर? फिर 20 जोड़ेंगे तो 1853 का चार्टर एक्ट, ये चतुर्थ चार्टर एक्ट थे, चतुर्थ चार्टर एक्ट थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यही चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट होगा। जब ये चार्टर एक्ट आया तो यहां पर रिन्यूअल की बात ही नहीं की गई, यानी इसकी सीमा की कंपनी और चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब बातें कुछ भी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स याद रखना, तब अगर ये सब बातें नहीं हुई तो रिन्यूअल की बात ही नहीं होगी। इसका मतलब कि यही अंतिम चार्टर के रूप में 1853 चार्टर एक्ट आया था। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। फ्रेंड्स अब आप सोचिए, जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था, यहां लिखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट आया था। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं कि 1833 वाले चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया था? कंपनी को 20 वर्ष के लिए फिर रिन्यूअल किया गया था। तो इसी समय आप सबसे पहले याद रखिएगा
जैसे कि आप जानते हैं कि जो 24, इसके पहले जो आपका बोर्ड आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें पहले कितने सदस्य हुआ करते थे? 24 सदस्य हुआ करते थे। अब हुआ क्या, जो 24 सदस्य हुआ करते थे तो इसमें बता दिया गया पहली बार इस एक्ट में मतलब कि 1853 के एक्ट में 24 सदस्यों की संख्या से 6 सदस्यों को घटा दिया गया, यानी कि पहली बार 24 सदस्य से घटाकर 18 सदस्यों की संख्या कर दी गई। क्लियर? ये कंपनी 1853 में पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा, 18 कर दी गई। अब 18 में से ये भी बता दिया गया कि 18 सदस्यों में से जो 6 सदस्य होंगे वह ब्रिटिश क्राउन से चयनित किए जाएंगे। ब्रिटिश क्राउन से चयन सदस्य के रूप में किया जाएगा। अब फ्रेंड्स सोचिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ। अब तक 24 मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रहे करते थे। जितने चार्टर एक्ट आए तब भी वो बोर्ड 24 सदस्य रहे, उसमें चर्चा भी नहीं ज्यादा विशेष। तो फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो है पहली बार ऐसा कर दिया गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तक 24 थे, ऐसा करते हैं कुछ कम कर देते हैं। लेकिन अगर इधर कम करते हैं तो कहीं बढ़ाएंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात। तो इधर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल, जो कि पूरे भारत का हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य हुए। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है उसमें, फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसमें क्या हुआ? सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्लियर? अब आप दिमाग लगाइए, अगर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है इसका मतलब कि कार्यभार के रूप में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट में यह किया गया कि जैसे गवर्नर जनरल के सदस्य, एक तो गवर्नर जनरल ही है, गवर्नर जनरल प्लस गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्य कितने थे? 4 सदस्य के रूप में थे। इतनी बात समझ आ गई? 4 सदस्य के रूप में थे। अब फ्रेंड्स याद रखना, 1853 के एक्ट में 4 तो पहले थे, एक गवर्नर जनरल हो गए। क्लियर?
इनको छोड़ करके यानी 4 सदस्य पहले से और फिर उसके बाद ये पहले से है ही है कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी सदस्य। क्लियर? और इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, 6 अतिरिक्त सदस्य को बढ़ा दिया गया। अब सोचिए, अब भैया अगर 6 सदस्य इसमें अतिरिक्त जोड़ दिए गए तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये सदस्य कहां से रहे होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे और 3 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसमें 1835 के चार्टर एक्ट में एक सदस्य और बढ़ाए गए थे जो विधि के सदस्य के रूप में थे, जिसे नाम दिया गया था लॉर्ड मैकाले। तो फ्रेंड्स ये तो 4 हो गए। अब ये सवाल उठता है 6 सदस्य कहां थे, तो याद रखिएगा इसमें बताया गया कि बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अब भैया न्यायाधीश तो एक हो ही गए। उसके बाद फिर क्या किया गया कि भैया ऐसा है कि 2 सदस्य जो होंगे यानी 6 होंगे, 2 सदस्य ऐसे होंगे जो अन्य न्यायाधीश के रूप में होंगे, अन्य न्यायाधीश के रूप में होंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब जो 2 सदस्य अन्य न्यायाधीश के रूप में होंगे तो इसका मतलब बच्चा क्या है, अब और देखिए ध्यान से। अब जो होंगे एक सदस्य प्रांतीय से होंगे, प्रांतीय मतलब याद रखिए आगरा से होंगे, आगरा चयन किया गया क्योंकि भाई उस समय वहां भी गवर्नर, क्लियर, गवर्नर होंगे। और उसके बाद एक सदस्य वो भी प्रांतीय होंगे जो कि मुंबई से, ये भी गवर्नर सदस्य के रूप में। क्लियर? अब आगे देखिए, एक सदस्य ये भी प्रांतीय होंगे जो कि मद्रास से होंगे, ये भी गवर्नर के पोस्ट पे होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि एक न्यायाधीश बंगाल के सुप्रीम कोर्ट और 2 यानी 2 1 3 3 3 6 सदस्य अतिरिक्त सदस्यों में जोड़ दिए गए यहां से सब इनके साथ। और याद रखिए ये जो 6 सदस्य जोड़े गए, इसे इरेज कर रहा हूं, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो 6 सदस्य जोड़े गए, ये 6 सदस्य जोड़े गए, ये गैर जो 6 सदस्य अतिरिक्त सदस्य के रूप में जोड़े गए हैं, या क्या है, गैर सरकारी सदस्य हैं। क्लियर? ये गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जोड़े गए, लेकिन इनको केवल क्या हुआ है, अगर गैर सरकारी है तो इसका मतलब मत देने का भी अधिकार नहीं है, केवल ये विधिक सलाहकार के रूप में होंगे, केवल न्याय कानून इन सब के लिए केवल सलाह देंगे। ठीक है? कानून यानी विधि, ये सब विधि बनाने में ही साथ देंगे। अब फ्रेंड्स ये सोचिए कि अगर केवल ये विधि बनाने में साथ देंगे तो सवाल सी बात मैटर क्या उठ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी विधियां बनाएंगे वह किसको देंगे, गवर्नर जनरल को देंगे। ठीक है? ये जो भी विधियां बनाएंगे, ये सब मिल करके जो भी विधियां बनाएंगे वो किसको देंगे, गवर्नर जनरल को देंगे।
किसको देंगे? गवर्नर जनरल को देंगे। अब फ्रेंड्स याद रखिए, अब किसको देंगे? गवर्नर जनरल को। अब एक दिमाग लगाइए, ये भी हो सकता है कि गवर्नर जनरल के पास गया, मान लीजिए सब बिल बना के, सब समर्थन लेकर के अपना नियम कानून कायदा जो भी कुछ बनाए, ये बना करके धीरे से किसको दे दिए? गवर्नर जनरल को दे दिए। अब सवाल उठता है, गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? क्या वह स्वीकार कर सकता है जो विधि ये सब बनाए हैं? स्वीकार कर सकता है? तो ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अब तो डिपेंड करता है कि गवर्नर जनरल के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि स्वीकार करें। कोई बाध्य नहीं है कि आप स्वीकार ही करिए, या वो मना भी कर सकता, नहीं हम स्वीकार करेंगे भाई, आप गलत इस तरह के बिल बनाए हैं, ठीक है। अब लेकिन याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को, लेकिन गवर्नर जनरल को 1853 में वीटो पावर थी, वीटो पावर मिली हुई थी, यानी कि चाहे जिसको बर्खास्त कर सकता है, चाहे जिसको हटा सकता है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं आगे, इरेज करते हैं इसको। यानी कि गवर्नर जनरल, अब स्वीकार करने की बात है ना, तो फ्रेंड्स इधर देखिए, ये गवर्नर जनरल एक प्रकार से आज जिस प्रकार आधुनिक भारत में राष्ट्रपति का काम है, उसी प्रकार पहले गवर्नर जनरल का काम होता था। यहां तक आप यही समझ लीजिए कि पहले के गवर्नर जनरल और आज आपके राष्ट्रपति सेम है, यानी पहले भी गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वही आज गवर्नर जनरल ना होकर के आज राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। अब और स्वीकृति वाली बात आ गई, तो आप समझिए स्वीकृति, ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। चले इधर देखिए, अब सवाल उठता है कि जैसे चार सदस्य और यहां पर साथ में कौन थे? गवर्नर जनरल। ये तो मेन आल इन आल सर्वे सर्वा है, ये सर्वे सर्वा याद रखिएगा, यहां पर सर्वे सर्वा, क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनके साथ 6 सदस्य जो अतिरिक्त हैं, 6 सदस्य अतिरिक्त रूप से हैं, और 2 सदस्य ये गवर्नर जनरल, क्लियर, कि ऊपर डिपेंड करता है, के ऊपर निर्भर करता है कि इनका चयन कर सकते हैं या मनोनीत कर सकते हैं।
क्लियर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अब टोटल कितने हो गए, 6 4 10 2 12, टोटल कितने हो गए 12 सदस्य, 12 सदस्य हो गए। तो इसका मतलब 12 सदस्य मिल करके क्या करेंगे, पूरे भारत में शासन, विधि, कानून, क्रियाकलाप सब कुछ ये 12 सदस्य मिलकर के करते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल उस समय चीफ होंगे, मेन होंगे, मुख्य होंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब ये 12 सदस्य मिल करके, 12 सदस्य मिलकर एक विधान, या आप कह सकते हैं एक केंद्रीय विधान परिषद का उदय करते हैं, या आप कह सकते हैं विधान परिषद बनाते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या इसी चार्टर एक्ट के तहत या 1853 चार्टर एक्ट के तहत क्या केंद्रीय विधान परिषद बना था, हां परिणत हुआ था, लेकिन ये केवल ध्यान दीजिए केवल उदय ही बन करके रह गया, केवल जिसे कहते हैं उद्गार। तो सेम कंडीशन, तो यहां पर उदय देखने को मिलता है, यानी उदय हुआ इनका, यानी कि आप कह सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद का उदय देखने को मिलता है। किस चार्टर एक्ट में, तो याद रखिए 1853 के चार्टर एक्ट में। क्लियर, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भैया याद रखिए, अगर इस तरीके से हो गया, और यहां पर मैंने बताया कि ये जो चार हैं, चार गवर्नर और ये एक चार सदस्य और एक गवर्नर, ये सब मिल करके क्या करेंगे, कार्यपालिका कार्य करेंगे। इसमें एक विधिक भी है, जैसा कि लॉर्ड मैकाले थे 1833 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये कार्यपालिका और ये जो 6 सदस्य हैं जो विधिक के रूप में चयनित किए गए हैं, ये केवल किसका काम करेंगे, विधायिका का काम करेंगे, विधायिका का काम करेंगे। इस प्रकार याद रखिएगा कि 1853 के चार्टर एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में हमको कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक रूप से दिखाई देती है। क्लियर। अब फ्रेंड्स अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि यहां पर जो दोनों पृथक रूप से दिखाई देते हैं किस एक्ट में, यानी कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग काम जो सौंपा गया किस एक्ट में दिखाई देता है, तो 1853 के अंतिम चार्टर एक्ट में आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा कि यहां पर जो गवर्नर जनरल हैं, हमने आपसे बता दिया कि जो मेन गवर्नर जनरल होंगे, इसकी कंडीशन समझ लीजिए कि जो ये 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य जो विधि के रूप में कार्य करते हैं, वह जब गवर्नर के पास
यानी इसमें भी एक गवर्नर एक विधिक सदस्य है ना, इनको मिला करके। तो याद रखिए जब ये गवर्नर के पास विधि जाती है या विधि या कानून जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह एक अधिनियम कहलाता है, एक अधिनियम कहलाता है। लेकिन कब? लेकिन जब स्वीकृति मिल जाती है तब। लेकिन जब स्वीकृति गवर्नर जनरल से मिल जाती है तब, मिल जाती है तभी ये जाके अधिनियम बनता है। क्लियर? अधिनियम बनता है। अच्छा ये बताइए अगर ये पास नहीं किए तो आप अपना दिमाग लगाइए, जैसा कि अगर ये अधिनियम नहीं बना, मान लीजिए अस्वीकृति नहीं मतलब अस्वीकृति हो गई या स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार ना करने के बाद यह अधिनियम नहीं बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तब क्या बनेगा? सवाल उठता है ना, तब ये सवाल याद रखिए विनियमन बनेगा, विनियम कहलाता है। तब क्या कहलाता है? विनियम। लेकिन जब स्वीकृति मिल जाएगी तो आप क्या हो जाएगी? अधिनियम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इरेज करके और देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है शेष 1853 के चार्टर एक्ट से। और हां याद रखिए जब 1853 का लास्ट फैक्ट है, 1853 का अधिनियम जो है जब गवर्नर ने पास कर दिया, गवर्नर जनरल ने पास कर दिया, तो क्या हुआ? उसी समय 1853 का अधिनियम विक्टोरिया द्वारा 15 या 16 या आप कह सकते 15 और 16 या नहीं बल्कि 15 और 16। तो इसमें ध्यान दीजिए विक्टोरिया की एक धारा, क्लियर, यानी कि वहां ब्रिटेन से एक धारा बनाई गई कि धारा 56 के तहत, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, धारा 56 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को, ईस्ट इंडिया के निदेशकों को न्यायालय द्वारा यह स्वीकृति मिल गई कि कलकत्ता में अब गवर्नर जनरल नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखिए जनरल नहीं रहेगा उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। यानी बंगाल में कौन होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस प्रकार याद रखिए अब गवर्नर होंगे भाई, क्योंकि याद रखिए जब उस समय ये कहा गया कि पूरे भारत में क्या होगा कि गवर्नर जनरल हैंडल करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। तो भाई जब पूरे भारत के करेंगे तो सेंटर केंद्रीकृत हो गया, और जब केंद्रीकृत हो गया तो भाई अब कलकत्ता तो एक प्रांतीय एरिया, क्लियर हो गया। तो उस समय प्रांतीय एरिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में
प्रशासक के रूप में, आप कह सकते हैं प्रशासक के रूप में, प्रशासक के रूप में जिनका नाम था एफ जे हॉलिडे। हॉलिडे, एफ से फ्रेडरिक और जे से जेम्स और हॉलिडे, इनको सर्वप्रथम वहां का मतलब बंगाल का, यहां लिखते जाइएगा, बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया प्रशासक के रूप में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कौन थे? फ्रेडरिक लेफ्टिनेंट, कौन थे? फ्रेडरिक जेम्स हॉलिडे, यानी एफ जे हॉलिडे। तो ये भी याद रखिए, प्रथम है ये। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि इसी समय 1853 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले को पूर्ण सदस्यता मिली है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां नोट कर लेंगे, 1853 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले को पहले तो ये 1833 में विधिक सदस्य थे, याद रखिए, इनको पूर्ण सदस्यता मिली। क्लियर? अब इतना दिमाग लगाइए कि 1853 में चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले को पूर्ण सदस्यता मिल गई। इसका मतलब जब ये पूर्ण सदस्य हो गए, अब इनको मत देने का, या आप कह लीजिए वोट देने का भी अधिकार हो गया, का भी अधिकार मिल गया। किसको मिल गया? लॉर्ड मैकाले को। तो फ्रेंड्स, आगे चलिए कि 1853 पे एक फैक्ट और, जैसे कि 1833 में बताया गया कि जो लॉर्ड मैकाले द्वारा सिविल सेवा की बात की गई थी, तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिएगा, 1853 में सिविल सेवा के लिए मुखिया, या आप कह सकते हैं कि सिविल सेवा के लिए स्वीकृति मिल गई या मैकाले समिति बनाई गई। सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति गठित की गई। क्लियर? सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की गठन किया गया और इन्हीं के अंतर्गत 1853 में सिविल सेवा की स्पेशल बात भी की गई, खुली भर्ती, सिविल सेवा की खुली भर्ती की बात की गई। अब ये खुली भर्ती बात कर लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1835 में उसमें क्या था, रंग भेद, ये जन्म स्थान की बात चल रही थी, तो उसमें केवल प्रपोजल जैसा हुआ था, लेकिन इसमें स्वीकृति मिल जाती है खुली भर्ती के लिए। फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि क्या क्या हुआ 1853 के एक्ट में। मेन टारगेट जो था आपका हमने बता दिया। अब हाँ, एफ जे हॉलिडे प्रथम जो होते हैं कलकत्ता या बंगाल के
गवर्नर के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, तो ये हो जाते हैं क्योंकि उसमें उस समय जब एफजे हॉलिडे को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है उस समय ये केवल प्रशासक के रूप में रहते हैं, ये भी याद रखिएगा, प्रशासक के रूप में बनाए जाते हैं। क्लियर। और क्योंकि भाई उस समय गवर्नर जनरल जो हुआ था वह पूरे भारत को देख रहा था, कार्यभार ज्यादा हो जाएगा ना, और जब कार्यभार ज्यादा होगा तो भाई प्रशासक देखना जरूरी है, तो इनको चयन किया गया था एफजे हॉलिडे को। तो ये प्रथम थे फ्रेंड्स। थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और हाँ, इसके पहले आपने देखा होगा कि 1853 का चार्टर एक्ट आया है, यहां तक तो आपने गवर्नर जनरल का नाम सुना है, लेकिन जब इसके बाद शासन अधिनियम आएगा तो फ्रेंड्स 1858 याद रखिएगा, वहां से आप गवर्नर जनरल नहीं पाएंगे, वहां से क्या पाएंगे, वायसराय के रूप में पाएंगे। इसका मतलब इसके पहले क्या था, सबसे पहले गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद फिर क्या हो गए, अब वायसराय के रूप में पढ़ेंगे। अगला जो होगा शासन अधिनियम 1858 यानी तृतीय चरण के रूप में पढ़ेंगे। तृतीय चरण में आएंगे हम 1858 से लेकर के 1947 तक तृतीय चरण का कार्यकाल रहेगा। ठीक, तो उसमें हम वायसराय के रूप में पढ़ेंगे, अब गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे। तो याद रखिएगा, जैसा कि 1846 से लेकर के, क्लियर, और 1856 तक, क्लियर, सॉरी 48 से लेकर के 48 से लेकर के 56 तक उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भी थे। क्लियर। लॉर्ड डलहौजी जैसा इनके बारे में जानते हैं कि इनके बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जब गर्मी का महीना आता था शिमला को राजधानी बना दिए, यानी गर्मी के महीने में शिमला को भी राजधानी बनाए थे। कौन बनाए थे, डलहौजी। और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग, इन्हीं के कार्यकाल हुआ। रेलवे का विकास, रेलवे की स्थापना समझिए, मुंबई से 34.5 किलोमीटर, इन्हीं के कार्यकाल हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको डीपली अध्ययन मिलेगा। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए जरूर, लेकिन शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।